नमस्कार दोस्तों, दिस इज आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो गया, लेकिन आज भी चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बीबीसी हो, बांग्लादेश का पार्लियामेंट हो या आईएसआई का हेडक्वार्टर्स हो, चाहे जियो टीवी पाकिस्तान हो, हर जगह आज भी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आज भी गूंज रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विदेश यात्रा एक साल न करने को कहा, सोना एक साल न खरीदने को कहा, ऑस्टेरिटी मेंटेन करने को कही और अपना काफिला को भी छोटा कर लिया। तो क्या ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली बात है या इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी चीज़ चल रही है जो हमें समझने की ज़रूरत है? पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुआ वो दोस्तों धारा 370 हटाने जैसा ही इतना डिफ़िकल्ट और इतना महत्वपूर्ण नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है? प्रधानमंत्री ने जो हमें कुछ चीज़ों को करने को कही, उसका जियोपॉलिटिकल और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के साथ क्या लेना देना है? और कैसे क्या तमिलनाडु में केजरीवाल 2.0 आ गया है? इन सारी चीज़ों को एक इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक मौलाना तौकीर हाजी नामक एक मौलाना पकड़ा जाता है मुर्शिदाबाद जिले से। वो कुछ सर्टेन रेडियो फ्रीक्वेंसी पे लश्कर के किसी अपने टॉप बॉस के साथ कनेक्शन में था और उसके साथ उसका कनेक्शन अंसरुल बांग्ला और जमायत इस्लामी के साथ भी था। इधर दोस्तों बार बार सुना होगा आपने कि हिजबुल तहरीर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओरिजिनल हिजबुल है आपका पाकिस्तान में, उसी का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में। तो उसके साथ इसके कुछ रेडियो सिग्नल्स इंटरसेप्ट हुए, कुछ कोडेड लैंग्वेजेस में ये मौलाना साहब बात कर रहे थे, इसका सिग्नल इंटेलिजेंस मिला, इस बंदे को चुपचाप एनआईए ने उठाया। सबसे मज़ेदार बात है दोस्तों कि अननोन गनमैन पाकिस्तान में फिर से एक्टिव हो गया है। तो आप पूछेगा कि अचानक अभी बांग्लादेश की बात हो रही थी, मुर्शिदाबाद में एक मौलाना पकड़ा जाता है और पाकिस्तान के रावलपिंडी में अननोन गनमैन द्वारा किसी को ऊपर पहुंचा दिया जाता है, तो उसका इससे क्या कोई लेना देना है, कोई रिलेशन है? सरप्राइजिंगली यस। ऐसा है दोस्तों कि ये तौकीर हाजी जो है मुर्शिदाबाद वाला, ये पिछले कुछ महीने पहले पहुंचता है नेपाल। और इसी नेपाल में, याद है दोस्तों, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि नेपाल में काठमांडू में बहुत सारे कैसीनोज चलते हैं और ये कैसीनोज जो बहुत सारे हैं इनको कंट्रोल करते हैं पाकिस्तानी और बेसिकली आईएसआई। अब एक वन ऑफ दिस कैसीनोज में एक बार मुलाकात हुई थी इस तौकीर हाजी की अहमद सज्जाद से। ये अहमद सज्जाद कौन है दोस्तों? पिछले सप्ताह रावलपिंडी में अचानक अननोन गनमैन द्वारा इसी सज्जाद अहमद को एलिमिनेट कर दिया गया। अब आप सोचिए, कुछ चीज़ें बड़ी आश्चर्य लगेंगी कि एक मौलाना यहाँ उठाया जाता है और ठीक चंद दिनों के अंदर ही वहाँ जिस बंदे से नेपाल में ये मौलाना मिला था सज्जाद अहमद के साथ, अहमद सज्जाद के साथ, वो वहाँ रावलपिंडी में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मारा पाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, इसी अहमद सज्जाद का एक और साथी था, वो भी कुछ दिन पहले नेपाल विजिट करके आया था। उस बंदे का नाम था मीर सुकरानी। ये मीर सुकरानी के साथ भी कहा जाता है कि हिजबुल तहरीर का
बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन था। और ये हिज़्बुल तहरीर को बांग्लादेश में एक्टिवेट करने में ये मीर सुकरानी का एक बहुत बड़ा हाथ है। अभी दोस्तों मरकाए हक हुआ था पाकिस्तान में, और बड़े बड़े पाकिस्तानी जनरल वगैरह वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को फैलाने के लिए मरकाए हक में जाने वाले थे, और मीर सुकरानी साहब भी पहुँचे। और सुना गया है कि ये मीर सुकरानी जो है बहुत सारे ऑलरेडी कश्मीर वैली में बहुत सारे टेरर प्लॉट्स में ये बंदा इन्वॉल्व रहा है। और ये बंदा आपका ढाका के साथ, हिजबुल तहरीर के साथ ये बंदा कांटेक्ट में था, और ये लश्कर और जमायत इस्लामी के बीच में बॉन्डिंग बढ़ाने की, एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहा था। तो मरकाए हक से निकलने के बाद ये मीर सुकरानी जो है कुछ वहाँ शायद खाया होगा, और कहा जाता है कि अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौत हो जाती है। तो जोकिंगली कहा जा रहा है दोस्तों, क्या अननोन गनमैन के बाद अननोन शेफ भी आ गए हैं, अननोन समोसे वाला भी आ गया है, कि कोई समोसा खिला रहा है, कोई कुछ बना के खिला रहा है, ड्रिंक पिला रहा है, और उसके बाद उसकी मौत हो जा रही है। खैर, जोक्स अपार्ट, ये दोस्तों चीज़ें हैं बहुत सीरियस। ढाका में बैठे ये जितने भी जो स्लीपर सेल्स से अंसरुल बांग्ला है, जमायत इस्लामी और हिजबुल तहरीर को जिस तरीके से एक्टिवेट किया जा रहा है, और पाकिस्तान के तरफ से कई डिप्लोमेट्स का विजिट करना, आईएसआई के बड़े बड़े ऑफिसर्स का विजिट करना, डेलीगेशन पहुंचना, और वहाँ पे जाके बड़ी सारी प्लानिंग करना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको याद होगा दोस्तों कि अजीत डोभाल बहुत चुपके से दिसंबर में कोलकाता आए थे, और कोलकाता में जो ईस्टर्न हेडक्वार्टर है आर्मी का, जिसे पहले फोर्ट विलियम कहा जाता था और आज के दिन में उसे विजय दुर्ग कहा जाता है, वहाँ बहुत सीक्रेट उन्होंने एक मीटिंग की थी। और वहाँ ईस्टर्न कमांड के जो कमांडर थे वो भी मौजूद थे, आईबी चीफ मौजूद थे, एनआईए मौजूद था, रॉ के ऑफिसर्स मौजूद थे। कहा जाता है दोस्तों कि इस इलेक्शन के पहले 12 इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिसर्स बंगाल में पहुंच गए थे। ये लोग स्लीपर सेल को ट्रैक कर रहे थे, एक एक करके साइलेंटली इनके जो बंदे हैं इनको ये लोग उठा रहे थे। और एक बहुत चौंकाने वाला दोस्तों एक खुलासा कर रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई है कि 9 मई को जब शपथ लेने वाले थे अभी शुभेंदु अधिकारी, कोलकाता में मोदी जी भी आए हुए थे, सभी थे, वहाँ पे भी कहा जा रहा है इंटेलिजेंस के हवाले से एक बहुत बड़ा खतरा टला है। ये दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि सीमा मलिक करके एक पाकिस्तान की जमात की एक फीमेल विंग की लीडर है, ये ढाका पहुंचती है, और वहाँ पे ढाका पहुंच के कई सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनके साथ ये मीटिंग करती है, और फीमेल टेररिस्ट्स को यहाँ एक्टिवेट करने की बात कर रही थी। ये वो चाह रही थी कि ये इनपुट ये है, और ये बहुत ख़तरनाक है, कि यहाँ स्वेरिंग इन जो सेरेमनी हुआ वहाँ पे कुछ फीमेल के द्वारा फिदाइन हमला कराने की इसकी कुछ मंशा थी। तो हमारा इंटेलिजेंस का जो तंत्र है वो इतना आज के डेट में सुदृढ़ है कि चीज़ों को पहले ही पकड़ लेता है। याद कीजिए दोस्तों, जब ऑपरेशन ऑक्टोपस चला था, एक ही रात में पीएफआई के सारे बंदों को उठा लिया गया था। तो हमने एक बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया है, त्रिनेत्र सिस्टम। ये त्रिनेत्र सिस्टम में दोस्तों ये हम लोग बहुत ही एडवांस लेवल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एक एक कन्वर्सेशन को हम लोग ट्रैक करते हैं। कोई कन्वर्सेशन में अगर कोई लोडेड वर्ड हो, कि एक ही पर्टिकुलर टाइप के वर्ड को बार बार यूज़ किया जा रहा है, लहजा
जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे ट्रेन कर रहा है कि लहजा कुछ बांग्लादेशी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है, उसका सोशल मीडिया को तुरंत ट्रैक कर लेता है कि कोई बंगाल में बैठा हुआ बंदा, उसका सोशल प्रोफाइलिंग और उसके जो फॉलोअर्स हैं क्या बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को प्रोफाइल करके आइडेंटिफाई करना, वॉइस रिकॉर्ड से डेटा बैंक के साथ मैच करना, उसके बाद एक अलर्ट जारी करना। तो ये सारे दोस्तों काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। इनके बेसिस पे बहुत सारे आतंकी और जो कोड लैंग्वेजेस में ये लोग बात करते हैं, इनको ट्रैक करना, इनको ये जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ये लोग बात करते हैं उसको डेसिफर करना और इसका तोड़ निकालना, ये बैकड्रॉप में दोस्तों ये ऑपरेशन त्रिनेत्र करती रही है। और पिछले 2 महीने में एनआईए, त्रिनेत्र सिस्टम, दिल्ली के बैक ऑफिस में बैठे ये जो हमारा सिग्नल इंटेलिजेंस है, ये लोग मिलके साइलेंटली इस तरीके से बंगाल का जो ये स्लीपर सेल को तोड़ा है रूथलेसली। ये यहाँ बैठे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये लोग सोच भी नहीं सकते। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि ये जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तृणमूल में जो ये बैठे हुए हैं, ये जमातों के साथ मिलके, जमाती इस्लामी के साथ मिलके जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के सपना देख रहे थे, ये लोग एक पपेट है। ये लोग सिर्फ एक कठपुतली है, पीछे का खेल गहरा राज कर रहा है, डीप स्टेट कर रहा है। ये CIA इसमें इन्वॉल्व है, ISI इसमें इन्वॉल्व है, और आज तो ये भी कंफर्म हो गया है कि तुर्की का इस्तेखाल जो आज के डेट में जो एक बहुत बड़ा जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है तुर्की की, वो भी इन्वॉल्व है। मोदी जी UAE पहुंचे हुए हैं, तेल रिलेटेड बहुत सारी बात होगी, ये डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल बात है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इसके पहले भी जब अजीत डोभाल जी मोदी जी के साथ गए थे लास्ट विजिट में, तो उन्हें एक रेड फाइल मिली थी और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वहाँ मीटिंग हुई थी। ऐसी चीज़ें दोस्तों UAE ने साझा की थी कि मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसके जो 1926 में बनी थी, मुस्लिम ब्रदरहुड के जितने भी ये सारे ब्रांचेस हैं, आपके जो जमात इस्लामी है, जो पॉलिटिकल विंग है, ये लोग कैसे वहाँ से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है बंगाल के तरफ से एक बहुत बड़ा हमला करने का। और ये सारी चीज़ों का जो पूरा इंटेलिजेंस गैदरिंग है, ये हमें UAE की तरफ से मिली थी। तो इसके बाद ही सारी तैयारी शुरू हो गई थी और कैसे एक 3 फ्रंट वॉर एक प्लान की जा रही है। और मोदी जी ने जो सोना ना खरीदने, विदेश ना जाने, ये सब की जो बातें की गई थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट का एक ये भी एंगल है दोस्तों कि वॉर कभी भी छिड़ सकती है। आप याद रखिएगा दोस्तों कि मोदी जी ने खुद कहा था, जो हमारा डॉक्ट्रिन चेंज हो गया है, कि एक भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और एक बहुत क्रेडिबल इंटेलिजेंस का इन्फो ये है दोस्तों कि अगले 45 से 60 दिन के अंदर कुछ बहुत बड़ा आतंकी हमला प्रोबेबली ईस्टर्न फ्रंट से, याद कीजिएगा कि ये मुनीर बार बार बोलता है कि अगला हमला ईस्ट से होगा। तो ये करने के ये लोग प्लानिंग में है। जैसे मैंने कहा कि ये जो सीमा मलिक है जमात वाली, ये तो जो 9 तारीख को शपथ ग्रहण था उसी समय कुछ फिदाइन हमला करने का प्लानिंग कर रही थी और ढाका में बैठ के फीमेल आतंकियों के साथ ये प्लान बना रही थी। ऐसे ही दोस्तों याद कीजिए कि ये जो आपका जो जैश ए मोहम्मद है, ये जैश ए मोहम्मद का भी एक मरकज़े मोमिनात कुछ इसी टाइप का एक फीमेल्स जत्था भी है, जिसको आपकी जो जैश ए मोहम्मद का जो फाउंडर है उसकी बहन उसको ट्रेन कर रही थी। ये मसूद अज़हर की बहन जो है उसको मोमिनात को, मरकज़ मोमिनात को वो ट्रेन कर रही थी कि वहाँ से भी फीमेल जो फिदाइन हमलावर है, तो फीमेल
फिदाइन हमलावरों पे भी हमारे इंटेलिजेंस के बहुत सारे पुख्ता इंफॉर्मेशन है। तो इन चीज़ों को देख के कि कभी भी ऑपरेशन 2.0 शुरू हो सकता है, इस टाइप का अगर बहुत बड़ा कोई आतंकी हमला होता है। एक तरफ से दोस्तों ये कीजिए कि डीप स्टेट भी कैसे तिलमिला उठा है कि आज एक खबर ये भी आई है दोस्तों रिसेंटली कि मणिपुर में अराकान आर्मी ने मिसाइल अटैक्स किए हैं, कंट्रोल मिसाइल्स अटैक किए हैं मणिपुर में। ये सारे टिपिकल सिग्नेचर्स हैं डीप स्टेट के, आपके पूरे ईस्टर्न बॉर्डर को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना के रखने में और आपको उकसाने के लिए आप ट्रबल में बने रहे और वहाँ पे कभी भी हमला हो सकता है। ईस्टर्न फ्रंट में कंबोडिया से लेके लाओस और इधर सिंगापुर भी सवाल उठा चुका है निकोबार आइलैंड को लेके। तो जैसे लग रहा है कि ये गहरा राज पूरे तरीके से इन देशों के एक सिस्टम को खरीदा है और ख़रीद के भारत की तरफ से ईस्टर्न फ्रंट को खोलने की ये लोग कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह ने रिसेंटली एक बहुत हाई लेवल डिफेंस मीटिंग की है और कहा यह भी जा रहा है कि जैसे मैंने कहा कि विजय दुर्ग जो कोलकाता में जो आर्मी का ईस्टर्न हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी राजनाथ सिंह बहुत जल्द आने वाले हैं। वहाँ पे भी अजीत डोभाल फिर से आने वाले हैं। फिर से एक बहुत बड़ी मीटिंग प्लान की गई है। जोकिंगली दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पिछले साल की बात है, तो ईस्टर्न कमांड में बैठे यहाँ विजय दुर्ग में कोलकाता में यहाँ के कमांडर्स ने कहा था कि हम लोग तो बस हाथ मलते रह गए और हमें कुछ करने का मौका नहीं मिला। लगता है कि बहुत जल्द ऑपरेशन 2.0 अगर होता है तो ईस्टर्न फ्रंट में जो ईस्टर्न हेडक्वार्टर में बैठे कमांडर्स हैं उनका काम बहुत बढ़ जाएगा। और दोस्तों, ये डीप स्टेट का जो खेल है ये एक दिन का खेल नहीं है, ये एक निरंतर खेल है और हमें भी हमेशा चेकमेट करता रहना पड़ेगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि क्या केजरीवाल 2.0 तमिलनाडु में आ गया? प्रथम दृष्टया दोस्तों लोगों को ये लगा कि ये अमित शाह का कोई मास्टर स्ट्रोक है कि जोसेफ विजय जो है वो तमिलनाडु में आ गया और द्रविड़ पॉलिटिक्स को जो है उसने ख़त्म कर दिया। हमारे इस चैनल में दोस्तों हमारा पर्सपेक्टिव इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। ये एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था कि क्या ये अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक है द्रविडियन पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए और विजय को बैठाने के लिए। लेकिन इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मनी ट्रेल्स और इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आ रहे हैं, ये ऐसा अनफॉर्चुनेटली कह नहीं रहा है। ये एक टिपिकल डीप स्टेट का बैठाया हुआ एक स्टूज जैसे केजरीवाल को खड़ा किया गया था, बहुत पहले ममता बनर्जी को खड़ा किया गया था और साल उससे राहुल गांधी को खड़ा किया गया था। ये जोसेफन चर्च, ये जो जोसेफन चर्च है दोस्तों, ये एक क्रिश्चियनिटी का एक बहुत ही उग्र चेहरा है और ये लोग ऑलमोस्ट जैसे पॉलिटिकल इस्लाम बाय फोर्स एक रेडिकल एलिमेंट को यूज़ करते हैं, इसी तरीके का जोसेफन चर्च जो है वो पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी को ये लोग प्रमोट करता है, रेडिकलिज्म को प्रमोट करता है। और ये जो टिपिकल आउट ऑफ नोवेयर विजय का यहाँ पहुँच जाना, जिसका कोई कैडर ना हो, उसका एकाएक पार्टी फॉर्म कर लेना, इसके पीछे बहुत डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बात अलग है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स के हट जाने से बाद में पूरी उम्मीद है कि जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसको भी फ़ायदा होगा। लेकिन जो ब्लूप्रिंट दोस्तों नज़र आ रहा है फिलहाल, जो टीवी के जो विजय का पार्टी है, इसमें कहीं ना कहीं एक डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों पे हमारी आगे नज़र बनी रहेगी। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जैसे और भी डिटेल्स आती है, इन चीज़ों को पुराने कही हुई बातों से मैं जोड़ के आगे बताऊंगा, क्योंकि पुरानी चीज़ों के से जब तक आप जोड़ के चीज़ों को देखेंगे नहीं, एक बिगर पर्सपेक्टिव मिलेगा नहीं।
धन्यवाद, नमस्कार।